हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म के बारे में हम सब जानते हैं कि दो चार्जेस अगर दी हुई है आपके पास और चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड दिया है Q1 Q2, तो उस केस में इन दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और ऐसा मानते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस अगर r दिया है, तो जो फोर्स का वैल्यू होता है, ये फोर्स का वैल्यू होता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम सब जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका दो चार्ज है Q1 Q2 और Q2 पे चार्ज 1 की वजह से फोर्स लग रहा है और Q1 पे चार्ज Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है। तो Q1 पे जो फोर्स है ये फोर्स 1 ड्यू टू 2 एंड F21 है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, विच मीन्स F21 जो लिखा है इसका मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। वहीं पे अगर ये F12 लिखा है इसका मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब 1 2 लिखा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होता है एंड F21 लिखा है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है। जहाँ तक बात करते हैं ये डिस्टेंस का, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर r लेते हैं तो ये जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होता है, इधर फोर्स 1 ड्यू टू 2 लगे या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो इसके लिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हमें लिखना है तो इसका तरीका होता है पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ ही 1 ड्यू टू 2 जो दिया है इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये वैल्यू होता है k Q1 Q2 बाई कितना होता है आर स्क्वायर, और वहीं पे यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये लिखने का तरीका होता है वेक्टर बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे R21 वेक्टर हो या R12 वेक्टर है, मतलब 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस या 2 से 1 के बीच का डिस्टेंस दोनों R हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो लिखा हमने ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K हो गया, ये हो गया Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा RQ, और ये कितना हो जाएगा R1 to 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू अगर 1 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा K और ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा। ये हम वेक्टर फॉर्म में इसे कहते हैं। और साथ में एक और बात नोटिस किया जाता है कि इस दोनों फोर्सेस को अगर आप जोड़ देते हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो इसका सम कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करता है। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कहने का मतलब हुआ कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए, ये Q1 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए, Q2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए, जितना फोर्स 1 2 पे लगाता है उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाता है, और ये होता है हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसे कहते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि दो चार्ज दिया है तो सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए फोर्स का, दिस k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर टर्म, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन यू विल गेट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब होता है कि कोई एक चार्ज दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Q1 चार्ज है और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस है Q2 Q3 Q4। तो ये सारे चार्जेस Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे देख सकते हो आप 1 पे जो फोर्स लगा रहा है 4 चार्ज, इसको F ऑन 1 ड्यू टू 4 लिखते हैं। जो 3 चार्ज लगा रहा है इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कहते हैं, और जो 2 लगा रहा है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो Q1 पे, तो ये जितने चार्जेस है सबकी वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। ये इसका एक स्टेटमेंट है। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जिस वक्त आप Q2 एंड Q1 के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त में यहाँ पे Q3 है या नहीं है, Q4 है या नहीं है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो तीसरे चार्जेस के प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका होता है, ये कहता है
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस इन द सराउंडिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो चार्ज होता है उससे कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो रहे तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, ना रहे तब भी उतना ही फोर्स लगेगा। और सेकेंड पॉइंट कहता है कि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, वो सबका जो फोर्स होता है उसका वेक्टर सम होता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू number of charges, due to number of charges is equals to the vector sum of all the forces acting on the charge, vector sum of all the forces acting on the charge। उस चार्ज पे जितने भी फोर्स लगते हैं वो सबका क्या हो जाता है, ये वेक्टर सम हो जाता है, तब जाके मिलता है आपको नेट फोर्स। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे Q1 पे, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हो जाएगा, प्लस में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितने चार्जेस इसके सराउंडिंग में हो गए सबकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो सबका क्या करना है, वेक्टर सम निकाल देना है, एंड दैट वेक्टर सम विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज। सो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये दो पॉइंट हमने पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टू कॉन्सेप्ट्स। तो करते हैं हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस और सीखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो मूविंग एट, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ का। ये सवाल में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला है कैलकुलेट द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। एज वी ऑल नो दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन और नेगेटिव पॉजिटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्शन होता है। ये जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू को जो 9Q चार्ज दिया है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितनी फोर्स है, F1 फोर्स है। वहीं पे जो 16Q दिया चार्ज, ये कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, F2 फोर्स है। अब ये जो फोर्सेस है, एक फोर्स F1 हो गया और दूसरा फोर्स कितना हो गया, F2 हो गया। दीज टू फोर्सेस आर 90 डिग्री टू ईच अदर, एक दूसरे से कितना है, 90 डिग्री पे है। F1 फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और ये वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा K Q1 कितना हो जाएगा Q, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3A स्क्वायर दिया है। दिस कैन बी रिटन एज K Q इंटू 9Q, और नीचे में कितना हो जाएगा 9A स्क्वायर, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स F1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकेंड फोर्स F2 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो K हो जाएगा, Q1 के जगह पे Q हो गया और Q2 के जगह पे कितना है, 16Q दिया है। लेकिन वहीं पे डिस्टेंस की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 3A दिया और ये 5A दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5A का स्क्वायर माइनस 3A का स्क्वायर, विच मीन्स रूट अंडर 25A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर, दैट इज 16A स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 16 का 4 और A स्क्वायर का A हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4A स्क्वायर और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, ये हो गया Q, ये हो गया 16Q, और डिवाइडेड बाई 16A स्क्वायर, यहाँ से 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स F2 इज अगेन इक्वल्स टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जब निकालते हैं तो 90 डिग्री पे कितना हो जाता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखा आपने कि कोई चार्ज एक दिया था B पे -Q, इस पे 9Q एंड 16Q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा था, और हमने उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया और ये रिजल्टेंट हुआ उस चार्ज के ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स। एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, सबका वैल्यू Q दिया है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर एज्यूम करते हैं इस पॉइंट को लिखते हैं A, ये हो गया B और ये हुआ C, तो लिखा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A।
फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए। पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा। देखो सारे के लिए डिस्टेंस सेम है, देन वी ऑल नो दैट कि ये जो लगता है फोर्स ये कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। ये फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव, बिकॉज सारे चार्जेस का नेचर सेम है। और ये कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, मतलब के क्यू ए स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी ए स्क्वायर। ये भी हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई डी ए स्क्वायर। क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिया है इक्विलेटरल है, सो ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। हर एक एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अब हमें ये दो फोर्सेस है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड का एंगल होगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो फोर्स मान लेते हैं F2 लिखते हैं, इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, डी ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अगेन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर। अब देख सकते हो कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका वैल्यू हमने मान लिया कितना है, x है, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और दो वेक्टर हो गया ये, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Fr, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 60 हो जाता है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 F2 सबके जगह पे x रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 60 डिग्री। ये हो गया कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो बाहर आके हो जाएगा रूट 3x, और x का वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट 3, और ये कितना हो जाएगा वैल्यू, के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, डी ए स्क्वायर। तो दिस मच फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। सिंपल से हमने क्या किया कि बाकी दो चार्जेस थे उसकी वजह से फोर्स निकाला, एंड दोज फोर्सेस वर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, और वो रिजल्टेंट हमें दे दिया फोर्स का वैल्यू जो चार्ज ए पे रखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC. जो BC लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। 3 charge particle placed on the vertices of equilateral triangle, जो हमने अभी पीछे देखा था उसी टाइप का है। और यहाँ पे बोला है कि साइड लेंथ ये दिया हुआ है, इसमें बस पॉइंट है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी। चलिए सबसे पहला हो जाएगा कि पॉजिटिव की को नेगेटिव की अपनी तरफ खींचेगा, और इस पे पॉजिटिव की भी इधर रिपल्शन देगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना है, 60 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोला है कि जो लाइन मेरा होना चाहिए जिस पे फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू बी सी। डायग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी बनाना नहीं है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये बात है कि ये जो ट्रायंगल दिया हो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। कैसा ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे जो फोर्सेस है उसके डायरेक्शन कुछ ऐसे है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो दूसरा फोर्स किधर लग जा रहा है, इधर की तरफ लग जा रहा है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी प्लॉट दिस। ये हो गया आपका ट्रायंगल, इसमें एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, वहीं पे दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। जो मैग्नीट्यूड दिया फोर्सेस का वो कैसा है, सेम दिया है, के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और वहीं पे ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंस दिस फोर्सेस आर इक्वल, और ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब दो इक्वल फोर्स होता है ना, ये 60 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 120 डिग्री। अब दो इक्वल फोर्स होता है, इक्वल फोर्स अगर मैग्नीट्यूड है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली उसके बीचों बीच से पास करता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से पास करेगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये जो पॉइंट दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, पैरेलल टू द बी सी दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कैसा दिया है, पैरेलल टू BC दिया है। अब ये जो लाइन दिया है आपका BC, और रिजल्टेंट फोर्स भी किधर दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ BC, सो द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विल बी व्हाट,
इधर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर की तरफ कंपोनेंट 0, बिकॉज किसी भी फैक्टर का जब कैलकुलेशन करते हैं तो 90 डिग्री पे कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल्स टू। यहाँ पे ये चार्ज दिया है, ये चार्ज कितना है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे चार्ज जो दिया है कैपिटल Q है और यहाँ भी चार्ज कैपिटल Q है, और एग्जैक्टली इसके बीच में चार्ज जो रखा है वो कैसा है, स्मॉल q दिया हुआ है। ये सेंटर पे है तो डिस्टेंस अगर इसका a होता है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होता है, a हो जाता है। बोला है कि सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में दिया है, ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया और पॉइंट C हो गया, एंड द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स 0 होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज Q दिया है, इस पर तो नेट फोर्स ऑलरेडी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सेंटर में दिया है, दोनों साइड से जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो द नेट फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो सिस्टम को 0 फोर्स करने के लिए इधर चार्ज A पे या चार्ज C पे कितना होना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो चार्ज जो A पे रखा है इस पे फोर्स हम 0 करते हैं। इस चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा, एक लगाएगा, Q फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, K Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। साथ ही साथ इस Q पे ये Q जब फोर्स लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस दिया है कितना है, तो ये 2a दिया है, तो ये हो जाएगा नीचे में 2a का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। सो हमें किसका वैल्यू चाहिए, स्मॉल q का वैल्यू चाहिए, और स्मॉल q का वैल्यू यहाँ पे थ्रू कैलकुलेशन हमें कितना आ गया, -q/4 आ गया। और एक तो बात सिंपल सी है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं ना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये चार्ज के बारे में अगर जरा सोचो पॉजिटिव हो जाए तो कैपिटल Q पे पता चलता है कि स्मॉल q भी रिपल्सन दे रहा है और उधर का Q ये भी रिपल्सन दे रहा है, तो सब इसको राइट की तरफ रिपल्सन देंगे तो 0 फोर्स कभी नहीं होता। तो 0 फोर्स करने के लिए ऑपोजिट नेचर का होगा, तो ये थोड़ा सा अगर आप रफ कैलकुलेशन करते हैं ऐसा दिमाग में तो ये आइडिया आता। बाकी तो नेट फोर्स 0 करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो पूरे का वैल्यू लिखना है और उसको 0 से इक्वेट कर देना है, और ये सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा मेरा, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा Q/4 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस Q आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। This arrangement is taken to a space where there is no gravitational effect than angle between the two suspension and the tension in the string। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे रख देते हो आप, तो इस जगह पे क्या हो रहा होगा, इस जगह पे ये स्फीयर इसको इधर रिपल्शन दे रहा होगा और ये स्फीयर को ये इधर रिपल्शन दे रहा होगा, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। साथ ही साथ यहाँ जो ग्रेविटी होगा इस दोनों पे नीचे की तरफ ऐसा पुल कर रहा होगा, तो ये कुछ इस सिचुएशन में आकर रुक जाएगा। ये जब कहाँ पे है, अर्थ पे दिया हुआ है, स्पेस में नहीं है उस वक्त में, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा है और ये दोनों फोर्स कैसा है, रिपल्शन का है। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब हुआ कि अब ले गए व्हेन टेकन टू स्पेस, व्हेन टेकन टू स्पेस, स्पेस में जब ले गए तो इफेक्टिवली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो खत्म हो गया, ये mg और ये mg क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो नीचे खींचने वाला फोर्स खत्म हो गया, लेकिन ये जो रिपल्सन फोर्स है ये यहाँ पे लगता रहेगा। ये जो रिपल्सन फोर्स है इसमें लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि इंस्टेंट पे ये जो आपका दिया हुआ दोनों बॉल है ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा, इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है। अब देख सकते हो कि जो स्ट्रिंग दिया है इसमें पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है कितना है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है जो उसको पुल करके पास में लाए, सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन फोर्स है, और अंडर द रिपल्शन फोर्स जितना मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से दूर जा सकता है ये जाता है, और ये सिचुएशन देखने को मिलता है। थीटा का वैल्यू कितना, 180 हो जाएगा। यहीं पे बात कर ले अगर टेंशन फोर्स का, तो इस जो स्ट्रिंग में हम बात करते हैं टेंशन का, तो ये टेंशन जो इधर लग रहा है T, ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाएगा, ये टेंशन T हो जाएगा। तो टेंशन T का वैल्यू कितना हो जाएगा, F, और F है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका जो लेंथ दिया है पूरा पूरा वो कितना दिया है, तो लेंथ का वैल्यू 2L दिया हुआ है, और F का वैल्यू कितना होता है, K हो जाता है, Q1 हो जाता है, Q2 हो जाता है, डिस्टेंस कितना हो जाता है 2L का होल स्क्वायर हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ टेंशन इज KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 4L स्क्वायर। कितना हो गया, KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। सो द आंसर इज
दिस वन 180 डिग्री एंड 1/4πε0 दिस 12 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो आज के इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें एक्सक्लूसिव कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, और साथ ही पढ़ेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो कूलम्ब्स लॉ पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।